हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे टीवीएस रेडर 125 सीसी बाइक के बारे में। कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स दी गई हैं। क्या अपडेट्स रहेंगी अगर आप ये बाइक लेते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। अगर किसी को ये बाइक लेना है और उसको फीचर से कोई मतलब नहीं है तो वो जा सकता है सीधा ड्रम एंड डिस्क वाले वेरिएंट में। जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए साथ में परफॉर्मेंस चाहिए तो वो जा सकता है एसएक्स टॉप वेरिएंट के साथ या फिर आइगो असिस्ट वाले वेरिएंट के साथ। तो ये बाइक कुछ इस तरह से दिखती है गाइज। नाम है टीवीएस रेडर 125। रेडर का मतलब ही लुटेरा, हमलावर। राइडर नहीं है, कई राइडर कहते हैं लेकिन रेडर है। और इसमें 8 कलर्स हैं। अगर मैं और वेरिएंट्स भी इसमें ऐड कर दूं, जैसे कि आइगो असिस्ट में ये 2 कलर्स आते हैं। एक तो ये आप ग्रे देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें एक नया कलर लॉन्च किया है जो कि है ब्लैक कलर। बाकी कलर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अगर आप ब्लैक कलर के लिए जाएंगे ना तो उसमें आपको अलॉयज यहाँ पे रेड कलर के मिलेंगे, जैसे कि ग्रे में है, ये देखिए, ठीक है। तो रेड एंड ब्लैक कुछ इस तरह का रहने वाला है। और बाकी वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको ये कलर्स मिलेंगे। ये सबसे बेसिक वाला वेरिएंट है जिसमें सीट रहेगी बिल्कुल सिंगल और ड्रम ब्रेक के साथ आएगा, और ये रहेगा डिस्क ब्रेक के साथ। मतलब कि टेक्नोलॉजी, इंजन, पावर, बीएचपी सब में सेम रहने वाला है। कुछ वेरिएंट्स में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो इस बाइक के अंदर पहली अपडेट मैं बता दूं, ये जो आप साइड पैनल देख रहे हैं ना, टेल साइड वाली साइड से, ये आपको ग्लोसी लुक में मिलने वाला है। बाकी वेरिएंट्स में आपको ये रहेगा मैट फिनिश में। तो पूरे बाइक में आपको शाइनिंग नजर आने वाली है आगे से लेके पीछे तक। इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो ये 125 सीसी सेगमेंट में आने वाली है बाइक, लेकिन इंजन जो रहेगा वो 124.8 सीसी का रहने वाला है, सिंगल सिलेंडर रहने वाला है। और इसमें जो इंजन को ठंडा करने वाली टेक्नोलॉजी है वो रहेगा एयर ऑयल कूल्ड इंजन, 3 वेल्व्स के साथ आएगा। पावर की बात की जाए तो इसमें 11.22 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा 7500 आरपीएम पे। और टॉर्क की बात की जाए तो 11.75 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 6000 आरपीएम में। तो गाइस ये जो मैंने आपको टॉर्क बताई है ना, ये आ रही है बीस्ट मोड के साथ। इस टेक्नोलॉजी के ना आप 2 तरह से ले सकते हैं, या तो इसको आप कह लीजिए बीस्ट मोड या फिर कह लीजिए आइगो असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों? इसमें अगर टॉर्क की बात की जाए तो 11.2 की ही टॉर्क है इसमें एनएम, लेकिन इसमें जो ये बीस्ट मोड ऐड कर दिया गया है, तो जैसे कि अगर आप लो स्पीड पे हैं बाइक के साथ और एकदम से सडन एकदम से एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है, बाइक एकदम से भगाते हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो टेक्नोलॉजी है वहां पे ये एक्टिव हो जाएगी। और जहां आपको टॉर्क मिल रहा है 11.2 का, वहां पे हो जाएगा 11.75 का टॉर्क। तो बेसिकली ये जो आपको टॉर्क मिलने वाली है ये 0.55 एक्स्ट्रा मिलेगी नॉर्मल टॉर्क से, ठीक है। इसमें 2 मोड आते हैं, एक पावर और इको। इको होता है माइलेज के लिए और पावर होता है परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप पावर मोड पे हैं और अगर आप पावर मोड पे है तो जाहिर सी बात है आपको जो टॉर्क मिलने वाली है वो 11.75 मिलने वाली है 6000 आरपीएम पे। तो देखो यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक तरह की कंपनी की स्ट्रेटेजी है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है, किस तरह से मार्केटिंग की जाए। देखो यार, जैसे कि इसमें टॉर्क 11.2 दे रखा है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें बीस्ट मोड डाल दिया कि कस्टमर को लगे कि हाँ मैं ये बाइक ले रहा हूँ तो इस वजह से ले रहा हूँ और दूसरी बाइक से ये क्यों डिफरेंट है। लेकिन कंपनी ये भी कर सकती थी कि 11.2 की जगह 11.75 ही कर दे, जो ऑलरेडी बीस्ट मोड पे ये दे रही है। तो बस थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए, डिफरेंट दिखाने के लिए कंपनी ने ये किया है। इस तरह का टॉर्क और जो बीस्ट मोड है ना, वो इन्हीं सेगमेंट में कामयाब है जहां 125 सीसी के बाइक्स हो। अगर इसको 150 सीसी के साथ चलाया जाए तो ये तो रह जाएगा पीछे। फिर बीस्ट मोड का क्या फायदा? या तो बीस्ट मोड ये हो ना कि 150 या 200 सीसी से भी आगे निकल जाए टॉर्क के मामले में, तो मुझे लगता है तब कुछ फायदेमंद हो सकती है चीज। अब 125 में बीस्ट मोड देकर सिर्फ 125 की जो सेगमेंट है उन्हीं में आपको ये सही लगेगी बाइक, वहां पे आपको इसके टॉर्क ज्यादा फील होगी, पावर भी ज्यादा फील होगी। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें 5 गियर आने वाले हैं, 1 डाउन 4 अप, ठीक है। इस बाइक की टॉप स्पीड जो है वो 100 बताई गई है, लेकिन ले जाने वाले 115-120 तक भी लेके जा रहे हैं विद वाइब्रेशन। तो गाइस इस बाइक में आपको वाइब्रेशन भी फील होगी। अगर ये बाइक 80-90 से ऊपर जाएगी तो बहुत आराम से आपको ये वाइब्रेशन देने वाली है। और ये जो 125 सीसी की बाइक है इसमें किक नहीं आती, ये सेल्फ सिस्टम के साथ आता है। और बाकी जितनी भी 125 सीसी की बाइक्स हैं और दूसरे ब्रांड की, उनमें किक दी गई है।
देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल जो है विदाउट की कार ही है तो कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बैटरी डाउन हो जाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि चलो पर्सन है वो किक मार के स्टार्ट कर लेता अपनी बाइक को। और इस वेरिएंट में ना एक खास चीज है, इसमें आपको जहां भी रेड कलर के अलॉयज नजर आएंगे आप समझ जाएंगे कि ये आईगो असिस्ट वाला वेरिएंट है। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसमें जो हेडलाइट आने वाली है वो DRL के साथ आने वाली है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इग्निशन ऑन होते ही इसकी ये DRL लाइट्स ऑन हो जाएगी, ये बहुत अच्छी लगी चीज, क्योंकि NS 125 पल्सर का देखा जाए तो वो जब बाइक स्टार्ट होगी तभी DRL ऑन होंगे। इसमें क्या है, इसमें इग्निशन ऑन करते ही DRL लाइट्स ऑन हो जाएंगे, तो ये चीज अच्छी लगी इसमें। और बात की जाए इसकी टेल लाइट की, तो टेल लाइट में भी आपको LED सेटअप मिलने वाला है, और इसी तरह जो है हेडलाइट में भी जो है इसके LED सेटअप रहने वाला है। लेकिन इसके जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन बल्ब के साथ आने वाले हैं। अब ये नहीं समझ आया कि यार इतना कुछ तुम दे रहे हो तो ये हेलोजन बल्ब क्यों दे रहे हो आप इंडिकेटर के। और यही सेम चीज NS 125 पल्सर में भी है। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो ये मिलने वाला है रिवर्स LCD डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। अगर आप SX मॉडल में जाएंगे वहां पे आपको TFT डिस्प्ले मिलने वाला है, लेकिन इसमें LCD ही है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं गाइस, इसमें सारी डिटेल आपको जो है डिजिटल रहने वाली है। इवन कि इसमें आपको हेलमेट पहनने के लिए भी इंडिकेशन आएगा कि आप हेलमेट पहनिए। और स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर सब डिजिटल रहने वाला है। और तो और सर्विस रिमाइंडर भी इसमें रहेगा, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा, USB चार्जिंग पोर्ट भी साथ रहेगा। तो इस वाली इमेज में आप साफ देख सकते हैं ये SX वेरिएंट वाले की TFT स्क्रीन है, और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आईगो असिस्ट वाले वेरिएंट में तो ये वाली रिवर्स LCD मिलेगी। तो कितना डिफरेंस है दोनों की डिस्प्ले में। तो ये जो बाइक है गाइस वो 6 वेरिएंट में आता है। पहला ड्रम, सिंगल सीट, स्पीड सीट, आईगो असिस्ट, SSC एंड SX सबसे टॉप वेरिएंट रहने वाला है इसमें। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 mm की है, ठीक है, काफी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। और सीट हाइट की बात की जाए तो 780 mm की सीट हाइट रहने वाली है, शॉर्ट राइडर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ओवरऑल पूरे बाइक की वेट की बात की जाए तो 123 किलो का ये बाइक है, सिर्फ 123 किलो का। सस्पेंशन एंड हैंडलिंग की बात कर ले तो आगे वाले फ्रंट जो रहेंगे वो टेलीस्कोपिक फोक रहेंगे, ठीक। और इसकी रेयर में आपको मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंशन विद 5 स्टेप एडजस्टेबल सेटअप के साथ। मोनोशॉक सस्पेंशन ठीक सीट के नीचे लगे होते हैं मिडल में, तो इस तरह का कुछ रहने वाला है मोनोशॉक सस्पेंशन। तो गाइस इसमें फ्रंट टायर रहेगा 100/80 का और रेयर टायर रहेगा 100/90 का। और ये जो रेड कलर के अलॉयज देख रहे हैं ये रहने वाले हैं 17 इंचेस के। लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक तो जरूर मिल रही है, लेकिन इसमें ABS नहीं मिलेगा। सेफ्टी वाइज आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक मिल रही है, और रेयर में आपको मिल रहा है ड्रम ब्रेक 130 mm साइज के साथ। और इस पेट्रोल डिस्क का साइज रहेगा 240 mm, ठीक है। तो अभी इसमें ABS नहीं दिया जा रहा है, तो हो सकता है कंपनी इन फ्यूचर इसमें ABS भी दे दे, क्योंकि इसमें यहाँ पर ABS की जो एक किट लगेगी जिसके लिए एक स्पेस दे रखी है, मतलब कि यहाँ पर होल दे रखे हैं। NS 125 में 260 mm का डिस्क साइज आ गया है, उसमें पहले 240 का आता था, 260 का कर दिया कंपनी की तरफ से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ अपडेट नहीं है ब्रेक्स को लेकर। और इसमें एक और फीचर है गाइस रेयर ब्रेक को लेकर, जिसमें आपको एक तरह से कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर आप पीछे की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 30% आगे की ब्रेक भी अपने आप अप्लाई हो जाएगी, मतलब कि दोनों साइड ब्रेक्स लग जाएंगी। तो ये फायदा आपको मिलने वाला है। और ये मैंने बाइक देखी है, कल ही घर के नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन पुराना वेरिएंट था, लेकिन उसका सीट जो था वो बिल्कुल स्प्लिट था इसी तरह से, लेकिन मुझे काफी पसंद आई। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि सीट काफी पतली है, मतलब कि जैसे आगे का डिजाइन है सीट का उतना ही पीछे है, मतलब कि काफी ब्रॉड बड़ी बड़ी सीट है, तो कंफर्टेबल राइड्स रहेंगी, चाहे आप सिटी कीजिए चाहे आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड्स कीजिए। तो चलिए माइलेज की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको मिलेगा 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक। और माइलेज की बात की जाए तो 66-67 तो कंपनी कह रही है कि ये देती है, लेकिन 50 से 60 भी अगर आपको ये माइलेज दे रही है ना, तो आज के टाइम में इससे बढ़िया बाइक कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर इसका फुल टैंक करवा लिया जाए तो ये 600 से 670 किलोमीटर तक आराम से रेंज देने वाली है। और इस बाइक में जो एग्जॉस्ट आएगा वो साइड माउंटेड आएगा, ठीक है। NS पल्सर में क्या था, वहां अंडरबेली था, वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगा था, मतलब ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी वो बाइक। अगर इसको भी अंडरबेली कर देते तो और बढ़िया लगता। चलो क्या पता नेक्स्ट अपडेट में कंपनी कुछ ऐसा कर दिखाए। किसे ये बाइक लेनी चाहिए किसे नहीं, तो बात कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, बिगिनर्स हो गए, उनके लिए ये बाइक
उनके लिए ये बाइक काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि एक तो अफोर्डेबल है, ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएगी। 67 की माइलेज बताई जा रही है, 50-60 भी दे जाए तो बहुत बढ़िया है। और इसके पार्ट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं रहने वाले, अगर इन केस कुछ ख़राब हो जाता है तो ईजिली मिल भी जाएंगे और अफोर्डेबल भी रहेंगे। बढ़िया चीज़ इसमें क्या है, एक तो ये एग्रेसिव है, बढ़िया लग रही है, स्पोर्टी लुक है, और इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, और आइगो असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। आइगो असिस्ट टेक्नोलॉजी है क्या मेन इस बाइक के अंदर, सिर्फ इतना सा है कि 11.2 Nm टॉर्क जो है बढ़कर 11.75 हो जाता है, वो भी तब जब आप एकदम सडनली एकदम इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं। कॉन्स की बात कर ली जाए तो इंडिकेटर इसके हैलोजन रहने वाले हैं, जो कि एलईडी हो सकते थे। और दूसरी चीज, इसमें जो ड्रम ब्रेक है, फिर से वही सेफ्टी को देखकर कंपनी वाले पता नहीं क्यों ऐसा काम करते हैं। मतलब कि तुम इतनी बढ़िया बाइक दे रहे हो, इतनी टेक्नोलॉजी तुम कह रहे हो कि इसमें है, तो तुम डिस्क ब्रेक और एबीएस क्यों नहीं दे रहे। मतलब कि सेफ्टी को लेकर कोई ज्यादा बढ़िया काम नहीं किया है इस बाइक में। इससे अच्छा तो NS 125 पल्सर रहेगी, उसमें डिस्क ब्रेक विद एबीएस आ रहा है, सिंगल चैनल। इसमें मुझे ना एक और चीज की कमी लगी, इसके जो टायर्स है ना वो बहुत पतले लगे। बॉडी हैवी है, टायर्स पतले हैं, तो थोड़ा सा मजा नहीं आया। पीछे वाला टायर थोड़ा बड़ा कर देते, आगे वाले को चाहे रहने देते, थोड़ी लुक तो आती। तो टायर्स मुझे थोड़े पतले लगे। शायद आने वाले दिनों में ये टायर्स भी चेंज हो जाएं, जैसे कि बजाज वालों ने किया है NS 125 के लिए। उनका पीछे वाला टायर 100 का था, वो 100 सेक्शन का था, वो 120 सेक्शन का कर दिया, तो वहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसमें भी होना चाहिए था। इसमें जो एयर एंड ऑयल कूलिंग सिस्टम दिया गया है वो कैसे काम करता है, अगर ये बाइक आप कॉन्टिन्यूसली चला रहे हैं, गर्म हो रही है, ओवर हीट हो रही है, तो इस बाइक पे जो हवा इंजन को लगेगी, एक तो वो इंजन का टेम्परेचर मेंटेन करेगी। ज़्यादा ही गर्म हो गई तो इसमें एक ऑयल कूलिंग सिस्टम होता है, जैसी बाइक गर्म होगी तो वो जो ऑयल होगा वो इंजन के जो पार्ट्स होंगे उसकी हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसको ठंडा करेगा, और बाद में जो हवा लगती रहेगी इंजन को, जब आप बाइक चलाएंगे या कहीं भी आप बाइक खड़ी कर देते हैं तो जो हवा लगेगी इंजन को, तो वो इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखेगा। तो दोनों को मिलाकर इस इंजन को ठंडा किया जाएगा, तो इसे कहते हैं एयर ऑयल कूलिंग सिस्टम। जबकि ये चीज़ जो है NS 125 बजाज वालों की तरफ से नहीं है, उनके पल्सर में, उनमें सिर्फ एयर कूल्ड सिस्टम आ रहा है, उनमें ऑयल नहीं आता, सिर्फ हवा से ठंडे किए जाते हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी, ये चीज़ इस बाइक में मुझे अच्छी लगी। और ये जो है ना, ये उससे ज़्यादा एडवांस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यार ये जो बाइक है ना वो बिना लगाम वाला घोड़ा है। घोड़े पे आप बैठ गए हो, लेकिन घोड़े को पता नहीं है रुकना कहाँ है। ब्रेक अप्लाई करोगे, ये बाइक यहाँ से वहाँ जाके रुकेगी, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो क्या पता आगे खाई आ जाए और सीधा घोड़ा खाई में जाए और आप भी साथ में जाए। तो मेन बात, अगर आप बाइक ले रहे हैं तो उसमें आज के टाइम में डिस्क ब्रेक विद एबीएस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपने आज के टाइम में कोई भी बाइक लेनी है तो वो एटलीस्ट सिंगल चैनल एबीएस और डिस्क के साथ होनी चाहिए। इस तरह की ड्रम ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी को कुछ देखो, कंपनी ने तो अपना हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन सही चीज़ क्या है आपके लिए वो आपने डिसाइड करना है। तो डिस्क ब्रेक और एबीएस होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। देखो, हर कंपनी ने पैसे कमाने हैं, कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इस बाइक में अट्रैक्ट करने वाली जो एक चीज़ थी मेन ब्रेक्स को लेके, वो इसमें कमी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ उनको पता है। बस वो बाइक्स जो है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाते हैं कि वो इतना पैसा पे कर पाएंगे कि नहीं अगर हम ये चीज़ बनाते हैं। मेरे हिसाब से तो यार गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस तरह की बाइक्स आनी ही नहीं चाहिए मार्केट में। देखो, कंपनी तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके सामने रख देगी शोरूम पे, आपसे पैसा लेगी, आप बाइक ले लोगे बिना डिस्क ब्रेक एबीएस के, और जब कहीं गिर पड़ जाओगे, ठीक है, हॉस्पिटल में पड़े होगे, तो जो वो खर्चा वहां कर रहे हो, तो इससे अच्छा कोई अच्छी बाइक देख लीजिए जिनमें ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया हो। 4-5 या 5-10 हज़ार लगाया अच्छा है हॉस्पिटल जाने से। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे पास भी यार ड्रम ब्रेक्स वाली मैंने बाइक्स चलाई हैं, उसके बाद मैंने डिस्क ब्रेक्स वाली यूज़ की हैं। तो ड्रम से डिस्क ब्रेक पे आया तो तब इंपॉर्टेंस पता लगी इन चीज़ों की। और जब डिस्क ब्रेक से मैंने एबीएस पे शिफ्ट हुआ तो मुझे एबीएस का मालूम लगा कि यार ब्रेक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है विद एबीएस। इस बाइक के अंदर मुझे ना एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, इसमें है आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम।
जब आप इस बाइक के साथ लाइट्स पर खड़े हैं तो इस बाइक का इंजन ऑटो कट हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, बाइक बंद नहीं होगी। जैसे लाइट्स ग्रीन होती है या लाइट ग्रीन होने वाली है, तो जैसे आप इसका क्लच या एक्सेलरेशन देंगे या थ्रोटल देंगे तो ये बाइक एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। और इस बाइक में आप ये जो लेग गार्ड देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से ही आ रहा है, और इसमें सैरी गार्ड भी आ रहा है। ठीक है, और वो विद फुट रेस्ट आ रहा है, तो ये दो चीज़ें भी बढ़िया है। ये साथ में ग्रैब रेल दे रखी है, पीछे से अगर पिलियन राइडर को कुछ पकड़ना है तो इसको पकड़ के आराम से बैठ सकता है। और इसके जो फुट पैक दे रखे हैं वो एल्यूमिनियम के दे रखे हैं, बढ़िया दे रखे हैं, ऊपर रबर वाला स्टफ यूज किया गया है। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप बजाज पल्सर NS 125 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि यही सारे फीचर्स उसमें भी है। और साथ में आपको सिंगल डिस्क मिलेगी, सिंगल चैनल ABS के साथ। तो 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन उसमें सेफ्टी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और इस बाइक का जो प्राइस रहने वाला है ऑन रोड बता देता हूँ, 1,18,000 से लेके 1,25,000 के बीच बीच रहने वाला है। तो प्राइस बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कुछ ब्रेकिंग सिस्टम्स को लेकर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तो मिलता हूँ आपको एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।